तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। बहुत दिनों बाद आए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से हम लोग अपना सिलसिला जारी करेंगे। नेट का एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचा है और उसके तहत हम लोग निचोड़ जो है उसको करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो आपका कहानी है वो हम लोग पूरा करेंगे, निबंध पूरा करेंगे, बाकी उपन्यास नाटक वगैरह के प्रमुख चीज़ों को देखेंगे। एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं बचा है, एग्ज़ाम शुरू होने में आपका 12-13 दिन और बचा हुआ है, यानी कि आपका जो जनवरी की शुरुआत से ही शुरू होने वाला है। आज पिता कहानी पढ़ते हैं, वाचन स्वर अवनीश, और पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। नेट के सिलेबस में लगी हुई है आपका कहानी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहानी से, निबंध से, पंक्तियों से यानी कि डीप क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कहीं से भी दे दिया जाता है कहानी और आपके जो निबंध वगैरह हैं, तो इसलिए हमें यह पूरा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। उसको जानने से पहले हम लोग कुछ प्रमुख तथ्य यह जान लेते हैं कि जो पिता कहानी है इसके लेखक तो ज्ञान रंजन है, यह तो बात ठीक है, लेकिन यह किस कहानी संग्रह में है? तो कहानी संग्रह का नाम है फैंस के इधर उधर। देखिए, हम हाथ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो सकता है, आप इसको समझिए और सुनकर देखने की कोशिश कीजिए। फैंस के इधर उधर में संकलित है और 1968 कब की है? 1968 की। और फैंस के इधर उधर में 12 कहानियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। 12 कहानियों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। दीवा स्वप्नी है। इसके बाद आपका खलनायिका और बारूद के फूल, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं जबकि हम पूरा पढ़ रहे हैं। भाषा स्पष्ट है, इसलिए आपको ज़रूर याद रहेगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, खलनायिका, और लिख ही देते हैं, नहीं तो कहेंगे आपकी हम यानी कि नहीं लिख रहे हैं। आगे से हम कोशिश करेंगे कि उसको भी टाइपिंग के थ्रू ही लाया जाए। तो खलनायिका और बारूद के फूल। तीसरी है आत्महत्या। तीसरी है आपकी आत्महत्या। तीसरी क्या है? आत्महत्या है। और इसके बाद क्या है? चौथी सीमाएं हैं, सीमाएं। और पांचवी फैंस के इधर उधर, जो कि हो ही चुका है। छठवीं शेष होते हुए। छठवीं जो कहानी है जो इसमें फैंस के इधर उधर में संकलित है वह है शेष होते हुए, शेष होते हुए। और इसके बाद सातवीं जो है आपका है एक नमूना सार्थक दिल। एक नमूना सार्थक दिल, सार्थक दिल, ठीक है। एक नमूना सार्थक दिल। इसके बाद आता है 8वां नंबर। 8वां नंबर है आपका दिलचस्पी, दिलचस्पी। और इसके बाद 9वां है आपका छलांग। 9वां क्या है? छलांग। 10वां है संबंध। 10वां क्या है? संबंध, संबंध। और इसके बाद आपका 11 और 12। 11वां क्या है? पिता, पिता है ना 11वें नंबर पे। और 12वां क्या है? कला, ठीक है। तो जो फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह है उसी में आपका पिता कहानी है। यह प्रमुख तथ्य जान लिए और प्रमुख पात्रों को जान लेते हैं। प्रमुख पात्र में आपके पिताजी हैं, पिताजी को पिता के ही नाम से पुकारा गया है। इसके बाद सुधीर है, सुधीर उनका बेटा है। और देवा जो है यह बेटा है और एक देवा पात्र है। लगेगा कि यह पुरुष है लेकिन यह आपकी स्त्री पात्र है। और सुधीर की पत्नी है। किसकी पत्नी? सुधीर की। सुधीर क्या है? पिता का बेटा, और पिता को पिता ही कहा गया, उनका कोई नाम नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। पिता सुधीर, सुधीर क्या है? बेटा, देवा उसकी पत्नी है। तो शुरू करते हैं। हालांकि बहुत हमने हाथ से लिखा है, कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा और आने वाले समय में हम उसको भी टाइप करने की कोशिश करेंगे। तो कहानी का वाचन करते हैं। आप यहाँ तक देखें, यानी कि आप धैर्य बनाए हुए थे, यह काफ़ी दिलचस्प है। तो शुरू करते हैं। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गए।
लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए ऐसा होना उचित नहीं है। देखिए, इसी में घनश्याम नगर का भी जिक्र आएगा। पूछा जाता है कि घनश्याम नगर किस कहानी में आया है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमें एक एक चीज़ों पे बारीक चीज़ों को देखते हुए चलना है। अभी घनश्याम नगर यहाँ ऊपर हो गया, ऊपर थोड़ी सूचना दे दी गई है कि कैसा माहौल था। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। देखिए, ये धड़धड़ाती हुई पे गौर कीजिएगा। जब पूछ सकता है कोसी के घटवार से कि चक्की की आवाज़ कैसी थी, छिच्छर छिच्छर, तो यहाँ भी नहीं पूछ सकता कि सवारी गाड़ी कैसे चल रही थी, बड़बड़ाती हुई, धड़धड़ाती हुई, लड़खड़ाती हुई। थोड़ी देर तक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है, सर्दियों में तो सन्नाटा ज़्यादा रहता है, आवाज़ कोई भी चलेगा तो ज़्यादा आवाज़ आएगी। तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं, और गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। गर्मी में बहुत जल्दी बच जाता है। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू न की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज़ भी कर रही थी, यानी कि कर रहा था। पुराना होने पर ना आवाज़ लगता है ना कि चिढ़ा रहा है, चुरूर चुरूर, या वैसे मतलब उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई, देखिए यहाँ पे आया है इतने दिनों नहीं, मतलब इतने पैराग्राफों के बाद पिता का जिक्र आया है। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी, मियाऊ मियाऊ, इस प्रकार से रोती है ना। अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाएं। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा, और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। कनखी मतलब जानते हैं ना, तिरछी नज़रों से। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट, यानी पिताजी नहीं मानते, अपने मन की करते हैं। लोग कहते हैं कि पिताजी चलिए अंदर चलिए, पंखे में चलिए, आराम मिलेगा, लेकिन पिताजी नहीं सुनते हैं। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। गर्मी में तो अखर ही जाएगा ना, कि एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली बत्ती जलता है तो और गर्मी पैदा करता है, तो फिर लगता है ना कि बत्ती नहीं जलेगी तो ठंडक का एहसास होगा, इसलिए अखर जाती है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं, पीछे वाले से खुजाते हैं। जहाँ हाथ की अंगुलियाँ दिक्कत से पहुँचती हैं, आसानी से नहीं पहुँच पाती, वहाँ से क्या करते हैं, पंखे रहते हैं हाथ वाला, उसके जो पकड़ने वाला होता है उसको उल्टा करके वहीं पकड़ने वाले की तरफ से करके पीठ को खुजाते हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं, आकाश और पेड़ पौधों की तरफ। रिलीफ पाने, देखिए अंग्रेजी का शब्द भी यूज हो गया है, रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। इसका मतलब गर्मी में पत्ता नहीं डोलता है ना।
तो मतलब कहा जाता है ना, बहुत गर्मी है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं, एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह ओ करते हुए लगाते हैं, हो ओ, ताकि कोई सेंध वेद न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए अंगुली से माथे का पसीना काट कर जमीन पर छुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखे के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा। तेज का मतलब कि पंखा जब ज़्यादा चलेगा तो मीटर तेजी से चलेगा। पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन के अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। मतलब ये तो अनिवार्य है ना कि गर्मी है तो पंखा का हवा लेने में क्या ही मतलब बिगड़ जाता है पिताजी, लेकिन जिद्दी है, नहीं मानते किसी का बात। आगे पढ़ते हैं। चौक से आते वक्त हर चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी पंक्ति उठा के दे सकता है कि यह किस कहानी में आया है, यह स्थान क्या आया है, पेडेस्टल आया है कि नहीं है, आवाज़ कैसा था। एनटीए कुछ भी पूछ सकता है। पंक्ति 3-4 ठे उठा के दे देगा, 3-4 उसको क्रम से लगाने के लिए दे देगा कि कहानी में पंक्तियों को क्रम से लगाइए, पहले से बाद के क्रम में लगाइए, जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया बाद में लगाइए। तब आप गौर से पढ़ेंगे तभी लगा पाएंगे। तो उसका बेटा यह सब सोच रहा है। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। यानी पैसा बचाते हैं, बचाने के लिए उनकी आदत है कि पहले मतलब आते हैं तो रिक्शे से 3 आना, 4 आना, 2 आना, इसी तरह तय करते हैं। पैसा कम करवाने के चक्कर में घंटों घंटों खड़ा रहते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। जान गए सबके पिता नहीं सुनते हैं, क्या पिताजी चलिए चलिए कितना कहा जाए, अपने मन की करते हैं। तो फिर लोग चिरौरी करना भी छोड़ दिए हैं, यानी उनसे मिन्नतें करना भी छोड़ दिए हैं, ज़बरदस्ती करना भी छोड़ दिए हैं, आग्रह करना भी छोड़ दिए हैं। कितनी बार नहीं मानेंगे, कोई भी बात नहीं मानेगा तो फिर आप बार बार तो नहीं कहेंगे ना। जैसे कि हम कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप नहीं करेंगे तो फिर हम बार बार नहीं कहेंगे ना। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप रिलेट कर सकते हैं। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं, मतलब कि ब्रश करने के बाद मुंह धोना। तो वॉश बेसिन में वो नहीं धोते हैं, उसमें नल जिसमें लगा रहता है और नीचे भी पानी जो गिरता है, तो वह क्या करते हैं, बगिया वाले में जाके अपना दातुन, वही नीम का दातुन या किसी का दातुन करके मुंह धोते हैं, लोटा वोटा जग उग से, मग्गा उग्गा से। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, साहबर वहीं नहाने वाला। लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटी की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा, मतलब इनके बड़े भाई, पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते। तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिएगा कि जिक्र कर सकता है, पूछा जा सकता है कि क्या क्या पिताजी के लिए बाजार से मंगाया जाता था। तो बिस्किटें, महंगी बिस्किटें, लाई बिस्किटें, महंगे फल। बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भाव सिकोड़ कर, उसके बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोर देते हुए। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं,
अपना अर्जन और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद्द लद्द बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। ये घटना बताया जा रहा है आगे। वह जानता है पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे, मतलब आम गिरा 2 एक साथ और पिताजी उसको खोजेंगे। वह उसका बेटा जानता है कि पिताजी ऐसा करेंगे, तो वह वहीं अनुमान लगा रहा है। पिता टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते। मतलब जितने भी आम गिरते हैं उसमें से लगभग सभी ढूंढ के पिताजी गमले में इकट्ठा कर देते हैं। कभी कभार ये होता है कि एक दो आम, इक्का दुक्का आम छूट जाए जो अंधेरे में नहीं दिखता होगा, तो जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। उसकी भी चिंता रहेगी कि एक दो बच्चा है। दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। यह सब मतलब दीवार पे पीठ टिकाए वह ऐसा सोच रहा था। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है, यह उसके बेटा सोच रहा है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। पिताजी यह कहते हैं कि आप लोग को जो पसंद है कीजिए, मुझे क्यों घसीटते हैं उसमें। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है जब पिता ऐसे कह देते हैं। पिता से जब सब लोग कहते हैं ना, अच्छा पहनिए, अच्छा से रहिए, अच्छे कपड़े सिलवाइए, तो फिर पिताजी यह बोल देते हैं, तो क्या होता है कि उन सबकी बात धरी की धरी रह जाती है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन, फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता। विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। तो पूछा जा सकता है कि पिता क्या पढ़ने लगेंगे, किस चीज़ के पढ़ने की बात की रही है, ऑप्शन की गई है इसमें, इस कहानी में। ऑप्शन दे देगा गीता, महाभारत, रामायण और भी कुछ दे देगा, ठीक है, पंचतंत्र। तो इसमें क्या है, गीता याद रखिएगा। होता हमेशा यही है। तो पूछा जाए कि विजयी होकर पिता कमरे में जाते थे तो क्या करने लगते थे, तो गीता पढ़ने लगते थे या झोला उठाकर बाजार सौदा लेने चले जाते थे। गीता वाला प्रश्न पूछने का ज़्यादा चांस है। होता हमेशा यही है, संबंध में तय करते हैं, आगे से पिता को नहीं घेरेंगे। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें। सुख सुविधा है, सब कुछ चीज़ें है, पिता उसको नहीं लेते हैं। तो क्या होता है कि जो उनका बेटा है, बहू हैं, वह क्या सोचते हैं कि पिता जब इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए और हम लोग भी कर रहे हैं, तो पिताजी को भी तो इन सुविधाओं में शामिल होना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंपृक्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो हैं ही। मतलब वही है ना कि कोई भूखा है, हम उसके सामने खाना खाते हैं तो हमारे मन में जो भावना उठती है, वहीं बेटे सुधीर के मन में भी उठ रही है।
वहीं बेटे के मन में भी उठ रही है कि पिताजी सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, हम लोग सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, तो उसी तरह से अधीरता उनके मन में है। आगे बढ़ते हैं। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुल्दाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह मैं आपका नाप दिलवा दूं, यानी कि अच्छे दर्जी के यहाँ वहाँ पे सिलवाइए, वहाँ पे नाप मैं दिलवा देता हूँ, नपवा देता हूँ। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है, ठीक सिएगा, परिचित भी है, पैसा भी ठीक लेगा। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वहीं म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवा देते हैं। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना, यह पिताजी बोल रहे थे। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा, सुधीर इनका बेटा, सुधीर ने, देखिए सुधीर का जिक्र यहाँ पे आया, कपड़ा छोड़ दिया। जैसे पहले पात्र हमने बताया था ना, पिता है, पिता कोई नाम नहीं तो पिता के रूप में ही है, सुधीर इनका बेटा और देवा सुधीर की पत्नी। तो सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए, भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ए पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। मतलब अचानक याद आया इस बातचीत के बाद। तो वह आम खोजने चली गई। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, नियमवत, यंत्रवत और नियमवत, रामायण और गीता। यह पूछा जा चुका है। रामायण और गीता, पिताजी कौन सा किताब पढ़ते थे? रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी वर्षों से रामायण और गीता पढ़ रहे थे? तो कितने, या फिर वाक्यांशों में दे सकता है, तो 35 वर्ष याद रखिए, 35 ईयर। ठीक है, 35 ईयर से पढ़ रहे थे, 35 वर्षों से। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है, और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा, यानी कि इनकी पत्नी, सुधीर की पत्नी, पिता की बहू, बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे कि क्यों बैठे हो, क्या दिक्कत है, क्यों सो नहीं रहे हो, नींद नहीं आ रही, मतलब ऐसे। इसलिए हुआ सुधीर सो गया। पत्नियां पूछने लगती ना, अरे जी क्या क्या बात है, क्या कहाँ खोए थे, खोए बैठे हो, क्यों जाग रहे हो, तमाम सवाल। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले से ही बेखबर हो गई। यानी बच्चा रोया तो उसको दूध पिलाने लगी। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कुल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो, और बड़े ज़बरदस्त हैं इस समय।
बाहर रहकर भी बाहरी होते जा रहे हैं, बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्से में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे, गर्मी है मतलब, फिर भी बाहर के अपेक्षा तो अंदर पंखे में तो बाहर के अपेक्षा आराम ही है। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो शुरू नहीं कर दिया है? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक विचार आ गया, विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, यह सोच रहा है सुधीर। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है। क्या चिल्लाएगा? पिता, तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह यह मन में सोच रहा है सुधीर, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं, यानी कि पुत्रों के सामने कभी ऐसा नहीं रहा कि वह लाचार है। लगता है दीवारों पर भी पसीना चूहचूहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है, ऐसा सोच रहा है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायु सेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के, उसका भाई क्या था? कप्तान था वायुसेना में। बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये की एक पासबुक थमा दी। 50 रुपये महीना, 50 रुपये महीना, एक साल में कितना हुआ? 12 पंजे 60, 600। 10 साल में कितना हुआ? 50 रुपये महीना, 12 पंजे 60, 600। 10 वर्ष में कितना हुआ? 6000। 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी, तो मतलब कि 12 पंजे 60, 600, तो मतलब पिताजी हिसाब रखते थे। यहाँ पे याद रखिएगा कि 1200 पूछा जा सकता है कि पिताजी ने कितने रुपए की पासबुक थमाई, तो 1200 रुपये वाली पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख हुआ और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, अच्छा मतलब कि वहीं जब बहन उनकी 10 वर्ष थी तब तक, ठीक है। तो 50 रुपये महीना है, एक साल का 600 हुआ, 2 साल का 1200 हुआ, तो वहीं पूरा हिसाब पिताजी ने दिया था। तो क्या हुआ, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। मतलब अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी रहेगा यदि हिसाब दे देंगे कि मतलब आपका बेटा है, बहन के लिए पैसे भेज रहा है एयरफोर्स या फिर कहीं पे भी कमा रहा है, फिर पिताजी वगैरह हैं और पिताजी कह दें कि लो ये तुम्हारा रुपया, अच्छा नहीं लगेगा ना थोड़ा सा। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यानी उसके जो बड़े भाई थे कप्तान भाई ज़्यादा नहीं सोचते थे इन सब बातों को। यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं, कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं।
इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, यानी सोने के लिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोको सेट से उठती इंजनों की संटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की, मतलब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसकी ध्वनि की बात की जा रही, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज। धूमनगंज कहाँ आया है? पिता कहानी में। घनश्याम नगर कहाँ पे आया है? पिता कहानी में। तो याद रखिए, धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्के के घोड़ों की टापे, न झगड़ते हुए कुत्तों की भौंक भांक, बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन और विभत्सता में बोल रहा है। उल्लू की जो आवाज़ है विभत्स लगती है, डरावनी। रात्रि में शहर का आवाज़ कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठाएगी, घड़ी टनटना जाएगी, या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आवाज़ पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। काफ़ी रात हो गई तो रात में क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सोना। कोई काम नहीं है तो। लेकिन यह सब बातें सुधीर सोच रहा है तो वहीं कह रहा है कि बातें निरर्थक हैं। शायद पिता औंग गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खांस खसार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। तो लगा कि पिता सो गए हैं। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भींगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। हाँ, पत्नी के शरीर से छू गई थी उसकी टांग, पसीने से भींगी टांग। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किया और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। यानी कि उसे मुंह में भी लगा कि कुछ गड़बड़ स्वाद आया है और पसीना हो रहा है। तो फिर उसने मतलब कि 2-3 कुल्ले किए पानी से और फिर पानी भी पिया। इतना सब कुछ ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा, मतलब कि आधा सोया आधा जगा हुआ। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा कहकर जम्हाई ली। ऐसा उन्होंने दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वहीं सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बांध तर कर रहे हैं। खटिया मतलब चारपाई जो है, सुराही से पानी लेके उसी को तर कर रहे हैं, पानी से मतलब पानी छिड़क रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। क्यों? पानी ख़त्म हो गया, फिर से गए, फिर से लिए, फिर से छिड़के, फिर से आए। गर्मी को दूर करने के लिए खाट को गीला कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बात तर हुआ। उसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। निखरी खटिया यानी कि चारपाई जो बिस्तरा के बिना, बिस्तरा तो लपेट दिए, उसके बाद उस पर पानी छिड़क दिए, सब भीग गया ताकि कि मतलब कि क्या हो, ठंडा लगे। तो निखरी खटिया यानी कि उसी पे सो गए। तड़का होने पर पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया के पाटी से झूलने लगा। जो हाथ वाला पंखा था, यानी कि उनको नींद आ गई। क्या हुआ? उनका हाथ झूल गया, नींद आ गई। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है, भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर और कौवे काँव काँव करते उड़े।
वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसे ही लू की तरह गर्म है। पंखे की हवा गर्मी में लू की तरह ही लग रही थी। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी, वह सोच रहा है। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं। शायद पिता सो गए, उसके बावजूद एक डाउट हो रहा है कि शायद सो गए हैं। तो एक दिन मतलब यहीं सुधीर के बहाने पिताजी की कहानी बताई गई है। सुधीर के जो अंतर्मन अंतर्द्वंद्व को यहाँ पे दिखाया गया है। और हमने इस का वाचन किया, प्रमुख चीज़ें भी बताई, प्रमुख स्थान भी बताएं, प्रमुख आवाज़ें भी बताएं, प्रमुख घटनाएं भी बताएं। तो इसको आपको एक बार और देख लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कुल्लू का भी जिक्र आया है, यह भी याद रखिए। और पिताजी क्या किस में खुश रहते थे? अमावट गजक और दाल रोटी में। उन्हें बिस्किटें और फल नहीं भाते थे, लेते भी थे तो बहुत नाक मुंह सिकोड़ कर और उसमें खराबियां निकाल कर कि यह नुकसान करता है, यह चीज़ इससे बनता है, ऐसे ऐसे। तो सभी चीज़ें आपके सामने हमने प्रस्तुत की। कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। और हम जल्द से जल्द लगातार कहानियों को पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे। बाकी भी चीज़ें हम JRF के लिए लगातार लाएंगे जो आपका निचोड़ साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल सुझाव और कैसा लगा यह ज़रूर बताते रहिए। और जो आप चाहते हैं कि इसमें और बदलाव किया जा सकता है उसको भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर कीजिए। और इतने दिनों बाद आएँ तो आपको कैसा लगा और हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, वाचन कैसा लगता है, इसको भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहिए। आप लोग बताते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और जो भी आप कमियां बताते हैं उसको हम सुधार कर और भी बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।